हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की मैगजीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और साइंस रिपोर्टर मैगजीन फरवरी 2023 की आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं। इसकी मार्केट वैल्यू 75 रुपीज़ है। पहले इसकी वैल्यू 30 रुपीज़ थी। तो जो हमारी तरफ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है उसकी वैल्यू भी शायद जो है वो यहाँ पर बढ़ गई है, तो आप उसकी चिंता ना करें। ओके, और अगर आपको क्लीन पीडीएफ चाहिए तो वो आप परचेज़ करने का मेथड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। खैर, ये सब बातों को इग्नोर करते हुए साइंस रिपोर्टर मैगजीन आप लोगों के सामने देखते हैं। फरवरी की है और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ज़्यादा चीज़ें काम की नहीं है, लेकिन जितनी भी हैं उतनी तो पढ़ेंगे। ये सब इसका कवर पेज है। लिखा हुआ है द ड्रीम कोनंड्रम, हमारे किसी काम का नहीं, लेकिन कुछ आर्टिकल्स तो काम के हैं। ये सब कंटेंट है इसके अंदर, देख सकते हैं आप। ओके, सब लिखा हुआ है इधर ही। इसके अलावा देखो, सबसे पहले एडिटोरियल आया और एडिटोरियल में लिखा हुआ है कि हिमालयन ब्लंडर्स मेक्स फॉर हिमालयन ट्रेजिडीज़। मतलब अभी वर्तमान समय में हिमालय की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है कि जोशी मठ की बात यहाँ पर हो रही होगी। और जोशी मठ के ऊपर ये छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है। पहले तो आर्टिकल में यही बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, इकोलॉजिकल डैमेज है, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन है। ये सब चीज़ें तो पहले से ही हमारी ज़िंदगी को तबाह कर रही हैं। ओके, मतलब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पहले से ही हो रहा है। इसके अलावा अगर हम जो ह्यूमन है वो खुद भी इस तरीके की गलतियां करेगा तो रिस्क जो हैं वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमें अब जो है वो सस्टेनेबल या बैलेंस डेवलपमेंट की तरफ फोकस करना होगा। साइंटिफिक तरीके से जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर होना चाहिए। हमें अनसस्टेनेबल और अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट को रोकना पड़ेगा, जिसकी वजह से वर्तमान समय में जो जोशी मठ है वहाँ पर क्रैक्स और सब्सिडेंस देखने के लिए यहाँ पर मिला है। ओके, तो यही चीज़ें जो हैं वो आपको इस आर्टिकल के अंदर में बताई गई हैं कि क्रैक्स जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। लैंड जो है वो नीचे धंस रही है, मतलब लैंड सब्सिडेंस देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स, रोड्स वगैरह में दरारें देखने के लिए यहाँ पर मिल रही हैं। ओके, तो ये सिंकिंग है एक तरीके से, और पूरा एरिया जो है वो सिंक हो रहा है। ओके, और इसका कारण भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैंने आपको डाउन टू अर्थ मैगजीन के अंदर इसके कई सारे कारण बताएं, जैसे कि अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जिसकी वजह से नीचे की जो ज़मीन है वो खोखली हो गई हो। ओके, जिसकी वजह से ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा आप देखो कि सोइल जो कि कॉम्पैक्ट होनी चाहिए थी वो जो है वो लूज़ हो गई हो, जिसकी वजह से ग्राउंड जो है वो सिंक हो रहा हो। तो ये सब चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा कई सारी टनल्स और केप्स भी वहाँ पर बनाई जा रही हैं अंडरग्राउंड, तो वो भी कोलैप्स होने के चांसेस हैं, मतलब उसकी वजह से भी दरारें देखने के लिए मिल रही हैं। ये डेवलपमेंट का पार्ट बेसिकली हो जाता है। और हिमालयन रीजन, अगर जोशीमठ एरिया की बात करें या उत्तराखंड के कुछ और सराउंडिंग एरियाज़ की बात करें, तो वो पहले से ही जोन 5 एरिया के अंदर आते हैं, जो कि मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव एरियाज़ हैं। और वहाँ पर जब हैवी मशीनरी का यूज़ यहाँ पर होता है तो कह सकते हैं कि अर्थक्वेक ट्रिगर यहाँ पर होते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। और अनकंट्रोल डेवलपमेंट तो देखने के लिए मिलेगा ही, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। और तो और एक इम्पोर्टेंट कारण है टूरिस्ट बर्डन का। इन सबको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में डाउन टू अर्थ की जो आई थी मैगजीन जनवरी की, ओके, 16 से लेकर के 31 जनवरी और 1 से लेकर के 15 फरवरी, उसमें कुछ नहीं था, यही था। एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कितना टूरिज़्म बढ़ा है, किस तरीके से बढ़ रहा है। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस पहले से ही की हैं। ओके, तो अब ये हुआ है कि CSIR, नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब अलग अलग तरीके की टीम्स वगैरह सब यहाँ पर बनेंगी। 9 मेंबर की टीम बनी है कि भाई किस तरीके से जो है वो ये हुआ, वहाँ का सोइल लेयर स्ट्रक्चर क्या हुआ, रॉक स्ट्रक्चर क्या है, अंडरग्राउंड वाटर फ्लो कैसा चल रहा है। तो उन सबको देखते हुए अब ये काम जो है वो यहाँ पर होने शुरू हो जाएंगे। ओके, और रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखें तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो हैं वो भी यहाँ पर बढ़ गए हैं। और अगर आप देखें तो इसकी वजह से सोशल प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो खड़ी होंगी। सोशल प्रॉब्लम्स में आप देख सकते हो जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं जो कि हिमालयन रीजन में रहती हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगी, क्योंकि उनको सेटलमेंट करना पड़ेगा, उनका रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा, और डिसप्लेसमेंट के कारण उनको सिक्योर लाइवलीहुड भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन इतनी सीधी लगती नहीं जितनी कि मतलब करने में इसको हालत टाइट हो जाएगी। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कोई आसान चीज़ नहीं है। उनको सारी बेसिक एमिनिटीज़ के साथ साथ आपको एजुकेशन, हेल्थ, वो सब फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध करानी होती हैं। तो ये तो बिल्कुल सही चीज़ जो है वो नहीं निकल करके आई।
तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है वो आपका थोड़ा सा साइंस की तरफ ध्यान देना होगा। ओके, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जो भी डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं वो सब साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, अनसाइंटिफिक वर्क नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको कम्युनिकेशन बढ़ानी पड़ेगी, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, रिसर्च वगैरह सब इकट्ठी करनी पड़ेगी, पब्लिक या डिसीजन मेकर्स का सहारा लेना पड़ेगा, अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जो हैं वो कुछ निकल करके आती हैं। खैर, अब जोशीमठ है, इतना सब पढ़ लिया और इतना और भी पढ़ लिया, इसमें हमने कॉजेज़ जान लिए, तो एक एक क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप बहुत ही आराम से लिख पाओगे, यहाँ से नहीं तो डाउन टू अर्थ से तो ज़रूर से ही लिख पाओगे। इसके बाद आगे चलते हैं और ये कुछ छोटे आर्टिकल यहाँ पर निकल करके आते हैं। यहाँ पर बताया गया है एनिमल्स और एंटीबायोटिक्स का रिलेशनशिप। ओके, तो आर्टिकल में ये हमारे किसी काम का नहीं हो जाता, ये किसी काम का नहीं हो जाता, बाकायदा बस आपको ये पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक होती क्या है, और वो तो आपको पहले से यहाँ पर पता है। एंटीबायोटिक बेसिकली केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारे मैराइन एनिमल्स या इन्वर्टेब्रेट्स और कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या फिर आप कह सकते हो इंसेक्ट्स, ओके, वो इसको यहाँ पर रिलीज़ करते हैं। तो केमिकल्स हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं या फिर उनसे लड़ने में मदद करते हैं। ओके, और बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ट्रीट करने में भी मदद करते हैं। ये आपके नेचर में मिल जाते हैं, आपके सोइल बैक्टीरिया के अंदर में मिल जाएंगे या फंजाई में, इन नेचर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी आप देखो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो कृत्रिम रूप से लेबोरेटरी में भी सब तैयार यहाँ पर की जाती हैं। और अभी ये चीज़ न्यूज़ के अंदर इसलिए आई क्योंकि ये रिपोर्ट किया गया है कि एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है एरिथ्रोमाइसिन, और ये जो है वो इस स्पीसीज़ के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। अब इस स्पीसीज़ के बारे में हमें कुछ नहीं जानना, आगे इस स्पीसीज़ के बारे में ही सब कुछ दिया गया है, इग्नोर मारो। ओके, आगे चलो, लिखा हुआ है आर्मेडिलियोस एंड लेप्रोसी। ओके, आर्मेडिलियोस एंड लेप्रोसी की बात करें तो ये आर्टिकल भी हमारे किसी काम का नहीं हो जाता। और इस आर्टिकल की अगर हम बात करें तो देखो, मैं आपको एक पैसेज पढ़ा देता हूँ इसका, ये वाला। ओके, आर्मेडिलियोस आर द न्यू वर्ड प्लेसेंटल मैमल्स। तो आपको जस्ट एक पॉइंट तो याद रखना है कि ये मैमल्स हैं। ओके, मैमल्स होने के साथ साथ ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, और स्पेशली साउथ अमेरिका के जो टेक्सास हैं या कैंसास है या आपके लुसियानाज एरियाज़ हैं वहाँ पर पाया जाता है। साउथ अमेरिका में अगर हम बात करें तो ये some armadillos are naturally infected with the leprosy bacteria that cause Hansen's disease in people। तो लेप्रोसी जो आपकी इस मैमल के अंदर यहाँ पर होती है, उसी का ही एक वर्जन दैट इज कॉल्ड हैंसन डिजीज़। ओके, वो भी आपका पीपल्स के अंदर में होता है, यानी कि इंसानों में होता है। तो इन दोनों में बेसिकली एक लिंक देखने के लिए मिलेगा, और उसकी मदद से हम जो है वो इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर जो लेप्रोसी डिजीज़ है उसके सॉल्यूशंस को यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें निकल करके आते हैं। बाकी देखो, इससे डिटेल में हमें कुछ नहीं जाना इसके आगे, क्योंकि अगर ये भी हम पढ़ेंगे तो फिर नीट एग्ज़ाम वाले बच्चे क्या पढ़ेंगे। ओके, तो आप थोड़ा सा बाउंड्री जो है वो क्लियर रखें। इवन हमें इतना भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, और आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। या ये आपका एक तरीके से फ़िल्टर तैयार किया गया है, एयर फिल्टर, और ये जर्म्स को किल करता है, और ग्रीन कोटिंग का इस्तेमाल इसको यहाँ पर किया गया है। तो आप देख सकते हो कि जो नॉर्मल फ़िल्टर्स होते हैं उसके अंदर में बैक्टीरियल ग्रोथ या माइक्रोबियल ग्रोथ देखने के लिए मिल जाती है, जबकि जो नया माइक्रोबियल फ़िल्टर तैयार किया गया है, एंटी माइक्रोबियल सॉरी, ओके, तो माइक्रोब्स को ये एंटर नहीं होने देगा। तो आप देखो कि प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी सेफ़ यहाँ पर रहेगा। ओके, ये काम किया गया है IISc के साइंटिस्ट के द्वारा, और इन्होंने अर्थ जो कि एक स्टार्टअप है उसके साथ कोलैबोरेट करके इस तरीके का एक कह सकते हैं कि एयर प्योरीफायर कहो, या फिर आप इसको एंटी माइक्रोबियल फ़िल्टर कहो, या जर्म किलिंग एयर फिल्टर कहो, कुछ भी कहो, लेकिन ये इन्होंने जो है वो डेवलप किया है। ओके, तो एयर पोल्यूशन से लड़ने में भी मदद करेगा, और जो माइक्रोबियल ग्रोथ है ड्यू टू एयर पोल्यूशन जो यहाँ पर होती है उससे भी लड़ने में मदद करेगा। और एयर पोल्यूशन के ह्यूमन हेल्थ पर इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट से लेकर के लंग्स सभी चीज़ें अफेक्ट यहाँ पर होती हैं। छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारे शरीर में एंटर करते हैं, और फिर अलग अलग तरीके की जो कह सकते हैं कि डिजीज़ हैं वो पैदा यहाँ पर होती हैं। ओके, तो उन सबको रोकने के लिए एयर फिल्टर हैं, ये यहाँ पर जो है वो वर्क करेंगे। अब ये वाला जो आर्टिकल है वो पहले आर्टिकल का कंटिन्यू था,
और ये वाला जो आर्टिकल है वो दूसरे आर्टिकल का कंटिन्यू था, लेप्रोसी वाले का, ये हमें नहीं करना था। और ये है तीसरे वाले आर्टिकल का कंटिन्यू, और इसको भी हमें यहीं पर ही रोकना है क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की फैंसी टर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ओके, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कितना पढ़ना और कितना नहीं पढ़ना। बस इतना याद रखो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एयर फिल्टर्स, जो कि IISc के साइंटिस्ट ने यहाँ पर डेवलप किए हैं, और इससे जो है वो एयर पोल्यूशन से लड़ने में थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। कोविड-19 के दौरान भी जो हम मास्क वगैरह का यूज़ कर रहे थे उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो कम से कम देखने के लिए मिले। ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी आगे बढ़ते हैं। यस, ये लिखा हुआ है डाइविंग बर्ड्स प्रोन टू एक्सटिंक्शन से न्यू स्टडी। मतलब ऐसी बर्ड्स जो कि डाइव करती हैं वो एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं, मतलब उनमें खतरा ज़्यादा है कि वो विलुप्त यहाँ पर हो जाएंगी। डाइविंग बर्ड्स की अगर हम बात करें तो जैसे पेंगुइन्स हैं, पफिन्स हैं, या फिर आपके कॉर्मोरेंट्स हैं, ये ऐसे हैं जो कि डाइव करते हैं। मतलब आपने देखा होगा ना, पानी के ऊपर इस तरीके से डाइव करते हुए जाते हैं। ओके, इस तरीके से। तो ये जो डाइविंग वाला कंसेप्ट है, ये वाले जितने भी जो बर्ड्स हैं ये फॉलो करते हैं, लाइक पेंगुइन्स है, पफिन्स है, या फिर कॉर्मोरेंट्स हैं, इनमें एक्सटिंक्शन होने का खतरा ज़्यादा है। ओके, और कंपेयर टू द बर्ड्स जो कि डाइविंग नहीं करती हैं। और ये सब डिस्कवरी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बैथ के साइंटिस्ट वगैरह ने की, हमें ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ऑथर्स ने ये भी बताया है कि ये जो कारण है कि ये एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं, मतलब खतरा ज़्यादा है इनको, तो इसके पीछे का कारण ये है कि दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड एंड देयरफॉर लेस एबल टू अडेप्ट टू चेंज एनवायरनमेंट देन अदर बर्ड्स। मतलब ये डाइविंग के बिना रह नहीं सकती, और डाइविंग के बिना रह नहीं सकती इसका मतलब ये है कि अपने बिहेवियर को, पैटर्न को अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग क्लाइमेट बदल नहीं सकती, जिसकी वजह से ये विलुप्त हो जाएंगी एक दिन, क्योंकि ये अडेप्ट नहीं कर पाई। ओके, देयर इज़ द कंसेप्ट। बस इतना सा हमें जो है वो यहाँ से पढ़ना था। बाकी अगर आप देखें तो पॉइंट्स निकालने को तो मैं पूरा आर्टिकल पढ़ दूं, बट ये हमारे किसी काम का नहीं। आपको जस्ट इन तीनों के नाम याद रखने हैं। ओके, और क्यों ये जो है वो विलुप्त होने की कगार पर ज़्यादा हैं वो चीज़ भी याद रखनी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा तो ये उससे अडेप्ट नहीं हो पाएंगी। क्यों अडेप्ट नहीं हो पाएंगी? क्योंकि इनके अंदर में स्पेशलाइज्ड करैक्टर हैं, इसके बिना ये जी नहीं सकती। तो स्पेशलाइज्ड करैक्टर को ये छोड़ नहीं सकती का मतलब होता है कि अडेप्ट नहीं कर सकती नई चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर सकती, तो फिर विलुप्त तो होना तय है। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आएंगी, और इसके अलावा आपको यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ना है, हमारे काम का यहाँ से कुछ नहीं निकलता। या इसके बाद आगे चलते हैं, और लिखा हुआ है कि अगर पोलिनेशन कम हुआ, ओके, परागण जिसको हिंदी में कहते हैं, अगर वो कम हुआ तो हेल्दी फूड रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द ग्लोबल डाइट्स और क्रोनिक डिजीज़ इंक्रीज हो जाएंगी। देखो, पोलिनेशन बहुत ज़रूरी है, पहले से ही बताया है। पोलिनेशन क्यों ज़रूरी है, तो इसके पीछे की कई चीज़ें पहले भी निकाली हैं, लाइक जो बायोडाइवर्सिटी है या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहती है, फूड जो है वो हेल्दी रहता है, फूड हेल्दी रहने के साथ साथ न्यूट्रिशन कंटेंट भी अच्छा रहता है, और उससे जो सराउंडिंग वातावरण है वो भी अच्छा रहता है। तो ये सब पोलिनेशन के कुछ जो है वो फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये भी है कि अगर पोलिनेशन ख़त्म हुआ तो ग्लोबल जो डाइट है, यानी हम लोग जो फॉलो करते हैं, उसमें से हेल्दी फूड का रिमूवल देखने के लिए मिलेगा, मतलब लोगों को हेल्दी फूड नहीं मिल पाएगा। ओके, तो यही बात लिखी हुई है कि इनएडिक्वेट पोलिनेशन, अगर पोलिनेशन अपर्याप्त हुआ तो हमारी जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट प्रोडक्शन है, उसमें 3 से 5% का लॉस देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से लगभग 4,27,000 एक्सेस डेथ्स एनुअली हमें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि हमें हेल्दी फूड अवेलेबल नहीं होगा। अब हेल्दी फूड अवेलेबल नहीं होगा तो क्रोनिक डिजीज़ लाइक हार्ट डिजीज़ हैं, स्ट्रोक्स हैं, डायबिटीज़ हैं, सर्टेन कैंसर्स हैं, ये सब भी यहाँ पर बढ़ जाएंगी। ओके, तो इतना सा पॉइंट जो है वो हमें इस आर्टिकल से पढ़ना था। बाकी हम देखने की कोशिश करते हैं कि और क्या निकाल पाते हैं या क्या नहीं निकलता। ओके, तो मैंने ये भी बताया कि बायोडाइवर्सिटी से लिंक है पोलिनेशन, और पोलिनेशन के कारण बायोडाइवर्सिटी बरकरार रहती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, और लगभग 1 से 2% एनुअल डिक्लाइन देखने के लिए मिल सकता है इंसेक्ट की पॉपुलेशन के अंदर में। और ऐसी इंसेक्ट स्पीसीज़ जो कि पोलिनेशन का काम करती हैं, लाइक बीज वगैरह यहाँ पर हो गई। ओके, तो उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है। पॉपुलेशन कम होगी, पोलिनेशन कम होगा, हेल्दी फूड का प्रोडक्शन कम होगा, क्रोनिक डिजीज़ बढ़ेंगी, ये याद रखना था। बाकी आर्टिकल को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है।
ओके, क्योंकि इतना सब कुछ नहीं निकल रहा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे काम का यहाँ पर हो। ओके, देख सकते हैं आप ये सब चीज़ें, बिना वजह की चीज़ें हैं, ये सब नहीं पढ़नी। और किस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है, किस पर्टिकुलर एरिया में क्या नहीं हो रहा, वो सब हमें जानना ज़रूरी नहीं है। बट समझो कि पूरी जो ग्लोबल सिचुएशन है बायोडाइवर्सिटी की, वो वर्स्ट है एट द प्रेजेंट, और उस वर्स्ट सिचुएशन का एक कारण पॉलिनेशन का डिक्लाइन होना भी है। ओके, तो पॉलिनेशन अगर लॉस्ट हुआ तो लोअर इनकम जो कंट्रीज़ हैं उसमें एग्रीकल्चर इनकम भी कम होगी और जो फार्मर्स हैं उन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, सब लिंक है भाई। अगर एग्रीकल्चर यील्ड कम हुई, हेल्दी फूड कम हुआ, तो हर एक सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। आप ऐसा ना सोचें कि सिर्फ जो है वो एक पर्टिकुलर सेक्शन की इनकम पर जो है वो असर पड़ेगा। ओके, तो यील्ड्स कम होंगी, टोटल एग्रीकल्चर वैल्यू कम होगी, उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स कम होंगे, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो ये दिस इज साइकिल। ओके, तो ये इस तरीके से ही वर्क करेगी। आपको जस्ट इस चीज़ को लिंक करना है और बार बार इन चीज़ों को जो है वो ऐसे ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ने से काम नहीं होता। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो भाई वही बात कि फूड सिस्टम भी इम्पैक्ट होंगे, ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड पहले से बढ़ रही है, तो ये सब चीज़ें निकल करके जो है वो यहाँ पर आती हैं। इसीलिए हमें जो है वो अपनी जो वाइल्ड पॉलिनेटर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नई स्ट्रेटजीज जो हैं वो डेवलप करनी पड़ेंगी, क्योंकि पॉलिनेशन इज़ नेसेसरी और ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, लिखा हुआ है कवर स्टोरी में, द किंग्स पजल रॉयल ड्रीम। तो ये आर्टिकल दिया गया है और ये आर्टिकल ये रहा। ये आर्टिकल हमारे किसी काम का नहीं। ओके, ये आर्टिकल हमारे किसी भी काम का नहीं, और इसमें सब पजल वगैरह इन सब के बारे में दिया गया है, या फिर कुछ ब्रेन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताया गया है, इमोशंस वगैरह के। हमारे यूपीएससी सिलेबस में ये चीज़ें कहीं भी फिट नहीं होती। यस, आर्टिकल इज़ इंटरेस्टिंग, तो आप चाहें तो इसको खुद से कवर कर सकते हैं, बाकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसके बाद लिखा हुआ है कि ग्रैब एन आइडिया फ्रॉम योर ड्रीम्स। आप क्या सपने देखते हैं उनसे एक आइडिया जो है वो आपको यहाँ पर निकालना है। तो ये यहाँ पर सब दिया गया है, पुरानी चीज़ें हैं, और देखो सोचने की जो क्षमता है उसी से ही नई चीज़ें निकल करके आती हैं। आप किस हद तक सोच सकते हैं, ओके, उससे आपकी जो है वो चीज़ें निकल करके आती हैं। जैसे कई सारी मूवीज़ हैं, ओके, कई सारी इस तरीके की मूवीज़ हैं, या आपने देखा होगा NFTs वगैरह हैं, या आर्टिस्टिक जो पेंटिंग्स होती हैं बहुत महंगी होती हैं। उन सब में क्या है कि मेन काम क्या है, थिंकिंग का। ओके, कि आपने क्या सोचा, ओके, उस चीज़ को आपने जो है वो उभार करके इन चीज़ों पर लेकर के आए। तो वो जो काम आपने यहाँ पर किया, वो थिंकिंग की प्रोसेस, वो कहीं से तो आई होगी। तो वही चीज़ें जो हैं वो आर्टिकल में डिस्कस जो हैं वो की गई हैं। आप देख सकते हो कि ये सब टर्मिनेटर वगैरह सब मूवीज़ वगैरह हैं, या और जो मूवीज़ हैं लाइक ये अवतार वगैरह हैं, ये सब मूवीज़ जो हैं वो कैसे बनी, ये ऐसे बनी क्योंकि इसका जो आइडिया है वो कहीं से तो आया होगा। ओके, कहीं से तो आया होगा, उसके लिए कहीं से थिंकिंग आई होगी। हो सकता है कि किसी के ड्रीम में ये सब चीज़ें जो हैं वो हुई हों, उसने इन चीज़ों को रियल लाइफ में जो है वो बेसिकली उसके ऊपर कुछ इस तरीके की मूवी या पेंटिंग्स जो हैं वो बनाने की कोशिश करी हों। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं, हमारे किसी काम की नहीं। ओके, हमारे किसी काम का इसमें से कुछ नहीं हो जाता। और अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ से नहीं, ये सब कुछ ऐसे नहीं निकालना। ओके, इसको आगे चलो। लिखा हुआ है द एक्सरसाइज एनिग्मा, और ये आर्टिकल के अंदर में बेसिकली आ जाता है आपका योगा, और योगा से होगा ये बताया गया है इस आर्टिकल के अंदर में। ओके, तो लिखा हुआ है कि ओनली ह्यूमंस नीड एक्सरसाइज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स वो इतनी सारी एक्टिविटीज़ अपनी जो है वो डेली एक्टिविटीज़ के अंदर में कर लेते हैं कि उनको कह सकते हैं कि एक्सरसाइज वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ह्यूमंस जो है वो एक लोन क्रिएचर बन चुका है, मॉडर्न ह्यूमन स्पेशली बात करें, ना तो उसे अपनी हेल्थ का पता है, ना उसे अपनी जो है वो डाइट का पता है। बस पता है तो सिर्फ एक चीज़ का, दैट इज़ कॉल्ड रुपी और डॉलर। ओके, मतलब मनी, नथिंग मोर देन डैट। तो लेजी वगैरह सब देखने के लिए यहाँ पर चीज़ें मिली हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर दिखाया गया है कि सम अर्ली प्रोपोनेंट्स ऑफ एक्सरसाइज इज मीन्स ऑफ कॉम्बैटिंग इलनेस। तो सबसे पहले जो और सिविलाइजेशंस हैं लाइक ग्रीक्स हैं, इंडस वैलीज हैं, उन्होंने जो है वो किस तरीके की एक्सरसाइजेज जो हैं वो फॉलो करी ताकि वो जो है वो इलनेस से लड़ सकें। सुश्रुत की बात करें तो सुश्रुत ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान ये बताया कि
जो पेशेंट्स हैं उनके चिकित्साविद थे सुश्रुत, ओके, और उन्होंने ये बताया कि जो पेशेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट का बेहतर इलाज एक्सरसाइज से ही यहाँ पर हो सकता है, ओके। ऐसे ही पाइथागोरस हैं, ग्रीक जो गणितज्ञ और साइंटिस्ट के रूप में उभर करके आए। उन्होंने बेसिकली ये बताया कि हम अगर अपनी जो एलिमेंट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, टेंडेंसीज़ हैं बॉडी की, उनके बीच में एक हार्मनी को बनाए रखना चाहते हैं, इलनेस से लड़ना चाहते हैं, तो हमें चलते रहना है, दौड़ लगानी है और बॉक्सिंग वगैरह से जो है वो काम होगा। मतलब कुल मिला के एक्सरसाइज वगैरह की बात की गई। ऐसे ही हेरोडिकस है या हिप्पोक्रेटस हैं, इन सब ने भी जो है वो इन चीज़ों के बारे में बताया। चाइना में भी, रोमन में भी जो 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 विद्वान हुए उन्होंने एक्सरसाइज को हेल्थ का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बताया है। तो ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ से निकल करके आती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्टिकल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें काम की हैं वो हम निकालेंगे और बाकी चीज़ों को इग्नोर मारते हुए चलेंगे, ओके। बाकी देखो, योगा के ऊपर आर्टिकल आएगा तो फिर ग्लोबल सिनेरियो में आएगा, क्योंकि हमने ही पूरी दुनिया को योगा दिया है। इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी योगा के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सब आपको नुकसान तो है नहीं, योगा के क्या फ़ायदे हैं और उससे किस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, तो वो आप खुद से यहाँ पर सोच सकते हैं। इस आर्टिकल में चीज़ें नहीं दी गई हैं। तो क्या फ़ायदे हैं सोचिए ज़रा, ठीक है। फ़ायदे तो काफ़ी सारे निकल आएंगे। एक कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी जो है वो आपके दैनिक जीवन में आती है, ओके, तो आप जो है वो निगेटिविटी को दूर कर पाओगे। इसके अलावा आप देखो तो आपकी जो हेल्थ है वो भी यहाँ पर अच्छी रहेगी। हेल्थ अच्छी रहेगी तो कारण लिखिए कि क्रोनिक डिजीज़ वगैरह जो है वो सब कम होंगे, स्ट्रेस वगैरह जो है वो यहाँ पर कम होगा। हैप्पीनेस जो कि आपको बेसिकली सफ़र के दौरान काफ़ी ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी के दौरान, वो आपको एक देखने के लिए मिलेगी। दुनिया में जो बुराइयां आपकी देखने की मतलब आपको जो चीज़ें दिखाई देती हैं दुनिया में, बुरी चीज़ें, उनमें भी आपको जो है वो एक अच्छाई देखने के लिए यहाँ पर मिल सकती है। तो ये सब कुछ इस तरीके के पॉइंट्स निकल करके आएंगे जो कि फिज़िकल प्लस मेंटल दोनों तरीके से आपके शरीर को जो है वो बेहतर करते हैं। तो योगा के ये सब फ़ायदे बहुत आराम से लिख सकते हैं। इतना तो सोचने की क्षमता आपके अंदर में होनी ही चाहिए, ओके। तो फिज़िकल जो है वो आपका वो तो बेहतर होगा ही, उसके अलावा आपकी जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो भी जो है वो काफ़ी बेहतर यहाँ पर हो जाएंगी। अब इस सब के लिए अगर हम यूएस डिपार्टमेंट की ये सब रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ेंगे तो दैट इज़ नॉट गुड, ओके। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, ओके, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और या तो ये सब इग्नोर करो, ये सब इग्नोर करो, ये सब ख़त्म करो, क्योंकि हमारे पास इससे भी बेहतर चीज़ें हैं भाई पढ़ने के लिए। हम इनसे पढ़ के जो है वो एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इस तरीके कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जिसमें हम ये सारे पॉइंट्स यूज़ कर सकें। योगा के ऊपर क्वेश्चंस आप उठा करके देखिए किस तरीके के पूछे गए हैं, ओके। तो ऐसे में क्वेश्चन आ गया तो आप वैरायटी ऑफ थिंग्स उसके अंदर में लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि काफ़ी लंबा लिखना पड़ता है। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है वो आप जो है वो पैसेज को पढ़ेंगे। यहाँ से हमें ये क्या है, ये क्या है, ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी। आप भी खुद समझदार हैं, ज़रा सोच करके देखिए कि कहाँ ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, कहाँ ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, इस एंजाइम की। खामखा दिमाग क्यों भरना है भाई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इग्नोर मारो, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लिखा हुआ है कि डिलीवरिंग ह्यूमन राइट्स फॉर नेचर, ये आर्टिकल बढ़िया है, ओके। इस आर्टिकल को कवर करेंगे पूरा। हुआ क्या है, तो अभी हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट का एक रिसेंट जजमेंट आया और उन्होंने ये कहा है कि जो प्रकृति है उसके भी अपने कुछ राइट्स यहाँ पर होते हैं, वो राइट्स उसको यहाँ पर मिलने चाहिए। और दुनिया भर के अंदर में भी इस तरीके के राइट्स इकोसिस्टम को, एनिमल्स को या इकोसिस्टम के कुछ एलिमेंट्स को इस तरीके के दिए गए हैं जैसा कि ह्यूमंस को, कॉरपोरेशंस को, ट्रस्ट्स को ऑलरेडी अवेलेबल यहाँ पर हैं। तो लीगल राइट एक बेसिकली अगर हम नेचर को प्रोवाइड करते हैं तो हम जो ऐसे लोग हैं जो कि नेचर के मूवमेंट के लिए, राइट्स के लिए लड़ते हैं, उनकी जीत जो है वो यहाँ पर एक तरीके से एंश्योर जो है वो हम कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें इसकी आगे तो देखो क्या लिखा हुआ है कि नेचर केयर्स फॉर अस थ्रू आउट आवर लाइफ्स, ठीक है। हमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज जो हैं वो सब इधर से यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की
तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण मेटलिस्टिक जो डिज़ायर्स हैं ह्यूमन की यहाँ पर बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से ग्रीड उसके अंदर में यहाँ पर आ गई है, और नेचर के जो रिसोर्सेज हैं जो कि नेचर हमें अवेलेबल कराती थी वो उनको एक्सप्लॉइट करना हमने यहाँ पर शुरू कर दिया है। जितनी तेज़ी से हमें करना चाहिए था उससे 1.7 गुना तेज़ी से हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो 2050 तक ये जो रेट है वो 2 गुना यहाँ पर हो जाएगा। ये सब कुछ डाटा है जो कि आपको डराने के लिए नहीं, रियलिटी है। ओके, तो ये डाटा आपको जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाँ रिसोर्सेज जो है वो दुगनी तेज़ी से यूज़ जो है वो हो रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें अब इसकी वजह से देखो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं। लेट से ट्रीज़ से हम टिम्बर वगैरह सब यहाँ पर मिलती हैं, और भी बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। उन सब का जो है वो हमने अगर दुगनी तेज़ी से यूज़ करना शुरू कर दिया तो ट्रीज़ की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अलग अलग तरीके की रिपोर्ट आती हैं। ओके, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अलग रिपोर्ट्स आती हैं, इंडिया में भी अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स आती हैं। वो सब बता रही हैं कि भाई ट्री का जो कह सकते हैं कि ट्रीज़ जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, मतलब पेड़ों का कटान बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। अब पेड़ों का कटान होगा तो सिंपल सी बात है कि CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर के अंदर में बढ़ जाएगा। पहले से ही CO2 इंडस्ट्रियल और वेहिकुलर पॉल्यूशन के कारण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अब इसके वजह से और ज़्यादा यहाँ पर जो है वो CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में रहेगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स बढ़ जाएंगे। वो बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है कि वेदर पैटर्न चेंज होंगे, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी यहाँ पर आएगी। ओके, और रेनफॉल की कंडीशंस बदलेंगी, प्रेसिपिटेशन की कंडीशंस बदलेंगी। ओके, टेम्परेचर जो रेशियोज़ हैं वो चेंज होंगे। ये सब चेंज होंगे तो ह्यूमन को ढलने के लिए नेचर को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो ए साइकिल। ओके, तो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इसके अलावा हम कई सारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं लाइक रिवर्स हैं उनको भी टॉक्सिक कर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओशियंस के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम है, उनका जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, उसमें एसिडिफिकेशन की जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पर बढ़ रही हैं। ओशंस के अंदर में जो कोरल ब्लीचिंग है वो देखने के लिए मिल रही है। ओके, तो ये कोई माइनर प्रॉब्लम्स नहीं है, इनसे हमें लड़ना पड़ेगा। और इसी सब चीज़ों को चलते हुए देखते हुए 29 अप्रैल 2022 को मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई चेयर बेंच ने एक बेसिकली ये जजमेंट दिया, और जजमेंट इस तरीके का था कि द मदर नेचर हैज़ द सेम लीगल स्टेटस एज द ह्यूमन बीइंग विच इंक्लूड ऑल करेस्पॉन्डिंग राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ अ लिविंग पर्सन। ये बात जो है वो जस्टिस एस श्रीमती जी ने इस बात को कहा। ओके, तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है जब आपसे नेचर के राइट्स के बारे में पूछा जाए, तो आप इस पूरी लाइन को कोट करके और इस जजमेंट को कोट करके दिखा सकते हैं। इससे बेहतर आपको शुरुआत करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने ये भी कहा, 23 पेज का जजमेंट था, उन्होंने ये भी कहा कि पुरानी जो जनरेशन्स हैं उन्होंने हमें जैसे इसको हैंड ओवर किया प्रेजेंट जनरेशन को, पास्ट, प्रेजेंट और ये है फ्यूचर। ओके, तो पास्ट जनरेशन ने जैसा हमें इसको हैंड ओवर किया, हमारी भी ये दायित्व बनता है कि हम भी फ्यूचर जनरेशन को इसको वैसा ही हैंड ओवर करें। ओके, तो ये बात इन्होंने यहाँ पर कही, और यही कंसेप्ट है किस चीज़ का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन में हम इसी चीज़ को जो है वो पढ़ते हैं कि जिस तरीके से हमें चीज़ें प्राप्त हुई हैं या जिस तरीके से हम इनको यूज़ कर रहे हैं, हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए इतना तो छोड़ करके जाएं कि वो भी सस्टेनेबल तरीके से अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर सकें, जैसा कि हम और हमारी पास्ट की जनरेशन्स ने व्यतीत किया। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है वो निकल करके आती हैं। खैर, अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो कि इन्होंने ये भी कहा कि अगर नेचर के अगेंस्ट कोई एक्ट होता है तो उसको पनिशेबल भी जो है वो बनाया जाना। अभी इसके ऊपर और डेवलपमेंट होंगे, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स अलग अलग गाइडलाइंस जो हैं वो सब निकाल करके लाएंगी, बट अभी समझो कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो, और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ जो है वो हो जाती है। ओके, तो इस तरीके के और भी जो है वो नेचर मूवमेंट्स के जो राइट्स हैं वो पूरी दुनिया में लड़े जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस हैं या IUCN वगैरह हैं, कुछ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस ऐसी भी हैं जो कि इस तरीके के जो लीगल राइट्स हैं वो पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड ने 2012 में, वहाँ की एक रिवर है ये वाली,
वांगोई रिवर, और उसको जो है वो ह्यूमन बीइंग की तरह लीगल राइट यहाँ पर दिया। लीगल राइट मतलब अगर कोई भी इसको पोल्यूट करेगा तो उसको सेम सज़ा मिलेगी जैसा कि एक ह्यूमन बीइंग को किल करने पर दी जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो निकल करके आती हैं। यहाँ के इंडिजीनियस हैं माओरी, ओके। तो जो ये इंडिजीनियस कम्युनिटी है, इन्होंने भी जो है वो इसको जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि इसकी पूजा वगैरह यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा 2014 में इन्होंने उरीवेरा नेशनल पार्क जो कि नॉर्दर्न आइसलैंड पर है, उसको जो है वो एक तरीके से अलाइव का स्टेटस यहाँ पर दिया, ह्यूमन बीइंग का स्टेटस यहाँ पर दिया। और 2018 में माउंट तारानाकी को भी इसी तरीके का स्टेटस जो है वो दिया गया। ये कहानी है न्यूजीलैंड की। ऐसी ही सेम कहानी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया ने 2017 में वहाँ की जो यारा रिवर है उसको जो है वो लिविंग एंटिटी का दर्जा यहाँ पर दिया। तो सभी के अंदर में चीज़ें सेम रहेंगी, अगर आप पोल्यूट करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी वगैरह वगैरह, ओके। तो ऐसी सब चीज़ जो है वो यहाँ पर हो रही है। चिली हाल ही में न्यूज़ में रहा 2022 में, और इन्होंने जो है वो एक पूरा नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में नेचर के राइट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत इन्होंने यहाँ पर दी है, ओके। इन्होंने कहा है कि हमें जो है वो इसको प्रोटेक्ट करना है, इसकी रेस्पेक्ट करनी है, मेंटेनेंस रखनी है, रीजनरेशन करनी है, रेस्टोरेशन करना है, डायनामिक बैलेंस बना करके चलना है, नेचुरल साइकिल्स के बीच में बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। ये सब बातें इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी हैं। काफ़ी बड़ी चीज़ है, ओके। ऐसे ही पनामा है, पनामा ने भी 2022 में इस तरीके का एक लीगल डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिलीज़ किया, दैट इज कॉल्ड नेचर्स राइट टू एग्जिस्ट परसिस्ट एंड रीजनरेट इट्स लाइफ साइकिल्स, ये मिलेगा। ऐसे ही इक्वाडोर है, इक्वाडोर के अंदर में भी जो विल्काबाम्बा रिवर है और उसके प्रोटेक्शन के लिए लिविंग एंटिटी का दर्जा जो है वो दिया गया है। ऐसे ही बांग्लादेश है, ये रहा, बांग्लादेश में 2019 में तुरांग रिवर को लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया गया। ऐसे ही कोलंबिया है, वहाँ पर जो अट्राटो रिवर है उसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ये लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया, ओके। तो नेचर के राइट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो डिक्लेयर यहाँ पर किया गया। इसके अलावा बोलीविया है, बोलीविया भी कह सकते हैं कि उन्होंने एक लेजिस्लेशन पास किया जिसका नाम है लॉ ऑफ राइट्स ऑफ मदर नेचर एंड इंटीग्रल डेवलपमेंट फॉर लिविंग वेल, 2010 में, और 2012 में ये इन्फोर्स आया। मैक्सिको भी एक ऐसा कंट्री है जिसने लोकल लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के अंदर में नेचर की बात की है। युगांडा आ जाता है, इन्होंने अपना खुद का एक नेशनल एनवायरमेंटल एक्ट 2019 में यहाँ पर पास किया, जिसकी मदद से ये जो है वो अर्थ की जुरिस्प्रूडेंस के लिए मूवमेंट जो है उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो इन्होंने भी सस्टेनेबिलिटी राइट ऑर्डिनेंस वगैरह सब पास किए हुए हैं। इन्होंने जो सेंटा मोनिका सिटी काउंसिल है उसको एडोप्ट यहाँ उसके द्वारा एडोप्ट किया गया ये डिक्लेरेशन जो है उसको साइन किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कैसे याद रखें भाई, कोई भी 3 या 4 एग्जाम्पल याद रख लो, इंक्लूडिंग इंडिया, ओके, इंक्लूडिंग इंडिया, और कुछ ऐसी जगह जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी काफ़ी हाई है तो उनको यहाँ पर याद रख लो, काम हो जाएगा आपका, ओके। तो अब कुछ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें 2019 तक यूनाइटेड नेशंस ने हार्मनी विद नेचर नाम का कंसेप्ट दे दिया था, और देने के साथ साथ जो जनरल असेंबली है उन्होंने इसके ऊपर कई सारे डायलॉग्स भी यहाँ पर जो हैं वो दिए कि आखिर नेचर को उसके राइट देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी दुनिया में इस चीज़ को फैलाने की इन्होंने पूरी कोशिश की। इसी तरीके से IUCN नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक रेजोल्यूशन भी यहाँ पर पास किया जिसकी मदद से 2016 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ नेचर को बढ़ावा देने की बात की गई, ओके। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो निकल करके आती रहती हैं। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि दुनिया भर में नेचर के राइट्स को कह सकते हैं कि अहमियत दी जा रही है, क्या आपको लगता है कि मतलब इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो निकालने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। अब ऐसे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो निकालना काफ़ी मुश्किल है, बट आप समझिए कि इंडिया ने हाल ही में या इस चीज़ को बढ़ावा दिया है ग्लोबल लेवल पर, किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं एग्जाम्पल सहित समझाइए। तो ये एक मॉडल क्वेश्चन है, और मैंने जो बोला ये काफ़ी लो लेवल का क्वेश्चन है। हो सकता है कि इसकी टेक्निकल लैंग्वेज को और ज़्यादा बढ़ा दें, फिर समझने में दिक्कत हो, इसीलिए कुछ एग्जाम्पल्स सहित जो है वो हमेशा पूछा जाता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि 2-3 एग्जाम्पल या 4 एग्जाम्पल इंक्लूडिंग इंडिया आप इसको याद रखिएगा, ओके। अब यहाँ पर इंडिया का अलग से एक पैसेज दिया गया है। इंडिया की अगर हम बात करें तो 2012 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो इंडिया है उसने इस चीज़ के लिए एक बेस तैयार किया कि जो एनवायरमेंटल जस्टिस है वो यहाँ पर होना चाहिए, और हमें जो है वो
एंथ्रोपोसेंट्रिक से हट करके बायोसेंट्रिक या इकोसेंट्रिक की तरफ यहाँ पर जाना है। मतलब हम हर एक जजमेंट के अंदर में ह्यूमन को पहले लाते थे। ह्यूमन को पहले लाने का मतलब है कि डेवलपमेंट को पहले लाते थे और एनवायरनमेंट को छोड़ देते थे। लेकिन अभी क्या होगा कि हम एनवायरनमेंट को या बायोडाइवर्सिटी को इन द सेंटर रखेंगे और सारे जजमेंट जो है वो इस तरीके के देंगे जो कि इनके प्रोटेक्शन के लिए मदद कर रहे हों। ओके, तो इसी तरीके से आपके जो इंडियन हाई कोर्ट्स हैं वो इस तरीके के जजमेंट्स देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के जज 2017 में उन्होंने एक इकोसेंट्रिक लॉ दिया, जिसकी वजह से गंगा को जो है वो एक लीगल पर्सनहुड का दर्जा जो है वो यहाँ पर दिया गया, यमुना रिवर को भी। ओके, तो इनको लिविंग ह्यूमन एंटिटी यहाँ पर कहा गया और जितने भी लॉज हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो 2018-19 में उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा इन सब के अंदर में जो एनिमल्स हैं उनको भी लीगल पर्सनहुड का स्टेटस देने की जो है वो बात जगह जगह पर की गई। तो इसका मतलब ये है कि शुरुआत जो है वो 2012 से यहाँ पर जो है वो शुरू हुई। 2012 से इंडिया के अंदर में नेचर को उसके राइट देने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर स्टार्ट हुआ। आपको ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। 2020 में ये पिटीशन फाइल की गई। पिटीशन फाइल करते हुए 2022 के अंदर में मद्रास हाई कोर्ट ने जजमेंट जो है वो यहाँ पर दिया, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया भी। ओके, शुरू में ही हमने इस चीज़ को पढ़ा, बाकी इससे ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं वो जितनी ज़रूरी थी पूरी पढ़ी। अब आप देखिए, ये आर्टिकल काम का था तो हमने इसको पूरा पढ़ा। इससे पिछले 3 आर्टिकल हमारे किसी काम के नहीं थे, इसलिए हमने उनको नहीं पढ़ा। तो थोड़ा सा आप सोच करके चीज़ों को आगे बढ़ाइए। लिखा हुआ है CSIR की द वेल्थ ऑफ इंडिया एनसाइक्लोपीडिया। तो CSIR ने ये बुक पब्लिश की, करता हुआ आ रहा है वेल्थ ऑफ इंडिया एनसाइक्लोपीडिया। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया एक बहुत बड़ा नेशन है, अपना खुद की वेल्थ इसके पास यहाँ पर है। बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, स्पेशली जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कंट्रीज़ के पास इसका अपना एक खुद का सिस्टमेटिक कंपाइलेशन होना चाहिए, जो कि ये बताए कि आपकी कंट्री के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज मौजूद हैं। जब ब्रिटिशर्स ने हमारे 19वीं सेंचुरी के अंदर में बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज़ को ऑक्यूपाई करना शुरू किया, तो उन्होंने वहाँ की फोना, फ्लोरा, उस सब को कंपाइल करने की कोशिश यहाँ पर की। और उसी कंपाइलेशन को मतलब एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के रूप में हमने जो है वो इंडियन लीडर्स ने आगे इसको यहाँ पर बढ़ाया। तो ये एक सीरीज़ है जो कि बुक्स के रूप में पब्लिश होती है, डेट इज़ कॉल्ड द वेल्थ ऑफ इंडिया रॉ मटेरियल सीरीज़। और इसके अंदर में हम जो इकोनॉमिक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मिनरल्स हैं, उनकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को, स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखते हुए इसके अंदर पब्लिश यहाँ पर करते हैं। ओके, तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो बुक यहाँ पर हो जाती है। और इसका सोर्स कहाँ पर है, कैसे पब्लिश होती है, ये सब ज़रूरी नहीं है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान क्या हुआ। लेकिन अगर हम बात करें तो इसको प्रकाशित करने का जो अब कह सकते हैं टास्क है, वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को दे दिया गया। ये बनी थी 1942 में और उसके बाद से ये जो टास्क है इसको अपडेट करने का, मेंटेन करने का, वो CSIR के अंदर में यहाँ पर है। तो ये इसको अपडेट करता है और इन्फॉर्मेशन को इसके अंदर में ऐड ऑन और डिलीट ऑन करता रहता है। ओके, इसके अलावा इसका जो पब्लिकेशन है वो प्राइज्ड भी यहाँ पर है और इसके लिए CSIR जो निस्केयर है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, वो इसके लिए सब प्राइजेस वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है, बट हमारे काम का कुछ नहीं। ओके, आगे बढ़ो। लिखा हुआ है कोटिंग टेक्नोलॉजी टू मिटिगेट कोरोजन ऑफ रिबार्स इन कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो इस आर्टिकल को प्रीफर कर सकते हैं इफ़ दे आर इंटरेस्टेड, बट सिविल सर्विसेज वाले प्लीज़ टच करने की कोशिश ना करें। आगे चलते हैं। यस, आर्टिकल आ जाता है, लिखा हुआ है सेल ट्रांसपोर्ट टू ओपन एक्सेस, ए कन्वर्सेशन विद द नोबेल लॉरिएट रैंडी शिकमैन। ओके, तो ये है, इन्हें 2013 के अंदर में कह सकते हैं कि नोबेल प्राइज़ मिला था। ओके, फिजियोलॉजी के लिए, मेडिसिन के लिए। और ये एक अमेरिकन सेल बायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने बेसिकली इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं, बाकी तो मैं आर्टिकल को इग्नोर ही कराने वाला हूँ। जो रैंडी शिकमैन है ये एक तरीके से आपके अमेरिकन सेल बायोलॉजिस्ट हैं। 2013 में नोबेल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन इनको यहाँ पर मिला था। साथ में जेम्स रोथमैन और थॉमस शुडॉफ, इनको भी यहाँ पर जो है वो ये प्राइज़ यहाँ पर मिला।
और इन्होंने जो है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क यहाँ पर किया और इन्होंने बताया कि ऑन मेम्ब्रेन वेसिकल ट्रैफिकिंग विच इज़ अ मेजर वे फॉर सेल्स टू मूव इसेंशियल मटेरियल्स। सेल के अंदर में जो इसेंशियल मटेरियल्स हैं वो किस तरीके से मूव करते हैं, उसके लिए इन्होंने ये सब चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर की। इससे ज़्यादा हमें इस आर्टिकल में कुछ नहीं पढ़ना। बात समझ में आई आपको? इंटरव्यू है, न्यूज़ के अंदर में भी नहीं है, सिर्फ साइंस रिपोर्टर में दिया गया है, बाकी किसी और वेबसाइट पर ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि न्यूज़ के अंदर नहीं है, सिर्फ मैगज़ीन वालों ने प्रकाशित किया है। तो आपको इस आर्टिकल को इग्नोर करना है, क्योंकि चीज़ें जो न्यूज़ के अंदर में होती हैं वो भी हमारे लिए पढ़नी ज़रूरी हैं और कोर्स काफ़ी वास्ट है, तो इतनी सब चीज़ें हम नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है सब्सटेंस एंड शेडोज़ ऑफ कोप 27। तो कोप 27 यानी कि UNFCCC के अंदर में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती हैं उसकी 27वीं मीटिंग रिसेंटली ऑर्गेनाइज यहाँ पर की गई। रिसेंटली क्या, 2-3 महीने हो गए। नवंबर 2022 में 6 से 20 नवंबर 2022 को इजिप्ट की शर्म अल शेख में ये मीटिंग यहाँ पर हुई और इसके अंदर में हमने डिस्कस करने की कोशिश की कि हम कैसे जो हैं वो क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं और उसके लिए जो एक्शंस लिए जाते हैं उनको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर में वही घिसी पिटी बातें जो कि 2015 पेरिस एग्रीमेंट से चली हुई आ रही हैं कि इंडस्ट्रियल और इवन उससे पहले से भी चली आ रही हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। तो आप देखोगे कि 1850 के करीब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पर शुरू हुआ और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू होने के साथ साथ फॉसिल फ्यूल का जो कंजम्पशन है वो भी बहुत तेज़ यहाँ पर हो गया। फिर हुआ अपना पेरिस एग्रीमेंट में पता चला कि भाई अगर टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया तो बहुत भारी दिक्कत यहाँ पर हो जाएगी। वर्तमान में टेम्परेचर कुछ लोग कहते हैं कि 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है, कुछ कहते हैं कि 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड जब कोप 27 चल रही थी उस समय दुनिया झेल रही थी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हम आने वाले 15-20 साल के अंदर में देख सकते हैं कि टेम्परेचर 1.5 जो डिग्री है वो ब्रीच कर जाएगा। CO2 का इमिशन जो है वो बहुत लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में रहेगा। पॉपुलेशन पहले से ही जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। कार्बन फुटप्रिंट जो है वो भी यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। तो हम जो है वो इस जैसा दूसरा प्लेनेट बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट अफोर्ड टू क्लोज अवर प्लेनेट वंस अगेन। ओके, तो ये सब कुछ इधर उधर की बातें जो हैं वो लिखी गई हैं, बट अगर हम मेन पॉइंट की तरफ आएँ जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है तो वो ये है। ओके, यहाँ से पार्टीज़ जो कोप 27 की पार्टीज़ थी उन्होंने ये कहा कि भाई हम एक लॉस एंड डैमेज फंड यहाँ पर तैयार करेंगे। लॉस एंड डैमेज फंड ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वल्नरेबल सोसाइटीज़ हैं या लो इनकम कंट्रीज़ हैं या स्मॉल डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, ओके, तो उनके अंदर में जो लॉस हुआ उसको डैमेज मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर उसकी भरपाई करने के लिए हम एक जो फंड है वो यहाँ पर तैयार करेंगे और इस फंड को कहा जाएगा L&D फंड। और इस फंड से जो पैसा है वो उन जो क्लाइमेट चेंज अफेक्टेड एरियाज़ को यहाँ पर दिया जाएगा या पीपल्स को यहाँ पर दिया जाएगा। तो एज ए इंश्योरेंस यहाँ पर ये चीज़ जो है वो शुरू करने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट से वल्नरेबल पॉपुलेशन को बचाने के लिए या मिटिगेट करने के लिए काम को यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा कोप 27 के अंदर में कुछ और बड़ी बातें भी की गई कि हमें जो अपना कह सकते हैं कि टाइम है उसको सही तरीके से यूज़ करना होगा। और क्योंकि हमें इस समय क्या है कि बहुत तेज़ और मतलब ज़रूरत बहुत जल्दी आन पड़ी है, तो अब हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि मल्टी स्टेक होल्डर हाई लेवल राउंड टेबल टू चार्ट अ पाथ टू ओवरकम क्लाइमेट क्राइसिस। कैसे क्लाइमेट क्राइसिस से लड़ें, फाइनेंस से लड़ें या रिसोर्सेज कहाँ से लाएं, उस सब के ऊपर एक मल्टी स्टेक होल्डर मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करनी है। इसी तरीके से आगे कहा गया कि कुछ इनोवेटिव स्ट्रेटजीज उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, टेक ट्रांसफ़र की ज़रूरत पड़ेगी। और सिंपल बात आगे ये भी की गई कि भाई जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए पैसा है वो ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर से यहाँ पर आता है, यानी कि एजेंसीज़ वगैरह से, जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वहाँ से आता है। प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो इसके अंदर में बढ़ाने की ज़रूरत यहाँ पर है। इसके अलावा जो ये भी बात की गई जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक हैं MDBs, तो उनसे ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि अपना जो लोन का पैसा है वो ऐसी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए दें जो कि ग्रीन हो, दिस इज कॉल्ड ग्रीन बैंकिंग और ग्रीन लोन। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान में रखें और उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी जो है वो उसी तरीके से यहाँ पर जो है वो रखा जाए। इसके अलावा हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की गई, ग्रीन फाइनेंसिंग और बॉन्ड्स की बात की गई,
फूड सिक्योरिटी काफ़ी ज़रूरी है, उसको बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमने बताया कि मल्टी स्टेक होल्डर क्रॉस सेक्टोरल अप्रोच को अपनाने की ज़रूरत है। यानी ऐसा नहीं है कि वाटर सेक्टर का जो डिपार्टमेंट है वो अलग काम कर रहा है एयर पोल्यूशन के डिपार्टमेंट से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कन्वर्जेंस ऑफ डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रीज़ आपको दिखना चाहिए। इसके अलावा लॉस एंड डैमेज फंड बनाने की बात की गई और साथ ही साथ जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनके डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ये सब करने की कोशिश की गई। हालांकि COP27 के अंदर इससे कहीं ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें और भी की गई। वो सब बातें मैंने कंपाइल करके एक्सप्लेनर सीरीज़ के अंदर में कवर कराई हैं काफ़ी डिटेल में। तो एक वीडियो पड़ी हुई है, वो लगभग 30-40 मिनट की वीडियो है। उसके अंदर एवरी प्रोजेक्ट जो कि कवर किया गया लॉस एंड डैमेज को छोड़ करके, ओके, वो सब उसके अंदर में जो है वो कवर किया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर तो बहुत कम दिया गया है, बट ठीक है, जितना दिया गया है हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। लिखा हुआ है FOPNL यानी कि फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग। तो ये क्या है कि आप जब कोई भी पैकेज्ड फूड खरीदते हो तो उसके पीछे बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा जाता है कि इसके अंदर में न्यूट्रिशन कंटेंट क्या है या फला चीज़ इसके अंदर में कितनी है। ये सब चीज़ें उसके अंदर में लिखी जाती हैं, तो वो इंसान नहीं पढ़ना चाहता या उसको दिखाई नहीं देती, ठीक है, बहुत छोटी लिखी हुई होती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इंसान को न्यूट्रिशन के जो कंटेंट हैं एक पैकेज्ड फूड के अंदर में वो साफ साफ दिखाई देने चाहिए। इसीलिए पैकेट के फ्रंट पर न्यूट्रिशन के लेबल्स जो हैं वो अब लगाने शुरू किए जाएंगे। मतलब साफ साफ बड़े अक्षरों में सामने की तरफ आप जो है वो यहाँ पर लिखें। यही इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई है कि जो प्री पैकेज्ड फूड हैं उन पे फ्रंट ऑफ पैक पर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो भी सिंप्लीफाइड तरीके से, जो कि हर एक को समझ में यहाँ पर आ सके। तो इससे क्या है कि जो कंज्यूमर है उसको पता रहेगा कि मैं क्या खा रहा हूँ और क्या पी रहा हूँ, क्या ये फूड मेरे लिए हेल्दी है और इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद हैं। तो फ़ायदा वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, भाई मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर को इस चीज़ के बारे में एडवाइस रहेगी कि न्यूट्रिशन कंटेंट क्या है और मैं क्या चीज़ जो है वो ले रहा हूँ, हेल्दी डाइट जा रही है अंदर नहीं जा रही है, इससे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उसका खतरा कितना है कितना नहीं है, ये सब चीज़ें निकल करके आएंगी। क्योंकि इसकी काफ़ी ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हैं उनके जब डाटा रिलीज़ होते हैं तो पता चलता है कि हमारी कंट्री के अंदर ओवरवेट, ओबेसिटी या डायबिटीज़ के प्रेवलेंस या फिर हाइपरटेंशन के प्रेवलेंस या जो एनर्जी लेवल्स हैं, शुगर लेवल्स हैं, साल्ट के लेवल्स हैं, सैचुरेटेड फैट के लेवल्स हैं, वो हद से कहीं ज़्यादा निकल करके आ रहे हैं। ये सब डाटा यहाँ पर दिया है। तो ये कैसे है? क्योंकि लोग अवेयर नहीं है। और अवेयर क्यों नहीं है? क्योंकि उनको चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो ये अब जब बड़ा बड़ा सामने ही लिखा हुआ होगा तो एकदम आदमी की निगाह जाएगी, अरे शुगर इतनी, हम नहीं ले रहे इसको, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस वो यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो यही चीज़ें जो है वो निकल करके आती हैं। इसके अलावा व्हाट अबाउट हाई फैट, शुगर एंड सॉल्ट फूड्स। तो मतलब ऐसे फूड जिनमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, टोटल शुगर सोडियम के लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो इनको भी थोड़ा सा जो है वो रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और FSSAI की अगर हम बात करें तो उन्होंने अलग अलग गाइडलाइंस भी दी हैं कि सोडियम कितना होना चाहिए, ओके, और सैचुरेटेड फैट कितना ज़रूरी है या शुगर कितनी ज़रूरी है। तो अगर उससे ज़्यादा निकल करके आती है तो दिस इज़ कॉल्ड HFSS, ओके, ये चीज़ है। ग्लोबल पॉलिसी की बात करें तो WHO इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है। WHO ने पहले भी कहा है कि पूरी दुनिया में इस तरीके की जो फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग है वो मैंडेटरी होनी चाहिए। देखो लिखा हुआ है कि उन्होंने पुश किया नेशंस को टू क्रिएट मैंडेटरी फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम। WHO ने यह भी सजेस्ट किया कि कंट्रीज़ अपना खुद का इस तरीके का सिस्टम जो है वो डेवलप करें, और उन्होंने एक गाइडलाइंस भी थी, कोडेक्स गाइडलाइंस WHO ने, और ये गाइडलाइंस बेसिकली रिकमेंड करती हैं एक सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में कि भाई किस तरीके से आप अपना खुद का नेशनल लेवल पर फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम तैयार कर सकते हैं। ओके, तो WHO ने ये कहा कि भाई आप जो हैं न्यूट्रेंट को कई हिस्सों में बेसिकली इन चीज़ों को आप इग्नोर करें, ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको आप इग्नोर करें। इससे अच्छी चीज़ें मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये 2017 में ये कोडेक्स कमेटी ऑन फूड लेबलिंग बनाई गई थी और इन्होंने कहा था कि देयर इज़ अ नीड फॉर डेवलपिंग गाइडलाइंस ऑन फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग, इसकी ज़रूरत यहाँ पर है। तो आपको याद रखना है कि कोडेक्स गाइडलाइन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये गाइडलाइंस रिलेटेड हैं आपकी फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग से, और इन्होंने कहा कि यही सब चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं। भाई यही बातें बार बार घुमा करके लिखी गई हैं, आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये किस तरीके से आप डिफ़ाइन करोगे, मतलब फ्रंट ऑफ पैक पर क्या लिखा हुआ होगा
तो वो कई तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है जैसे न्यूट्री स्कोर। न्यूट्री स्टोर में आप जो है वो इस तरीके का एक बड़ा सा लोगो अपने फ्रंट ऑफ जो पैक है उसके फ्रंट पर छाप सकते हैं। इसमें ए का क्या मतलब है, बी का, सी का, डी का, ई का, ये निकल करके आएगा। अगर ए बोल्ड में लिखा गया है, बड़ा किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही हेल्दी फूड है। अगर बी बड़े में लिखा है तो हेल्दी है, सी बड़े में लिखा है तो मीडियम हेल्दी है, डी मतलब अनहेल्दी और ई मतलब वेरी अनहेल्दी। तो अपने आप देख करके लोगों को समझ में जो है वो आ जाएगा। ऐसे ही आप देखो इंडिया में चल रहा है आपका हेल्थ स्टार रेटिंग। न्यूजीलैंड ने इसको ऑलरेडी अडोप्ट किया है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी अडोप्ट किया है, इंडिया भी इसको अडोप्ट कर रहा है। जैसे आपका बीएसई है एनर्जी सेविंग के ऊपर इस तरीके का स्टार रेटिंग देते हैं, ऐसे ही हेल्थ की स्टार रेटिंग है। जितने ज़्यादा स्टार उतना ही ज़्यादा हेल्दी फूड और जितने कम स्टार उतना ही ज़्यादा अनहेल्दी फूड। ओके, ऐसे ही ये है चॉइस प्रोग्राम है। चॉइस प्रोग्राम स्पेशली नीदरलैंड के अंदर 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया, फिर चेक रिपब्लिक, अर्जेंटीना, नाइजीरिया यहाँ पर भी यूज़ किया जा रहा है। और ये लोगो है इस तरीके का, अगर ये लोगो लगा हुआ है तो समझ लीजिए कि फूड जो है वो हेल्दी है, हेल्दीएस्ट फूड है, और ये चीज़ निकल करके आती है। इसके अलावा हम मल्टीपल ट्रैफिक लाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लाइक दिस। ओके, तो इस लाइट के ज़रिए जो है वो पता लग जाएगा सॉल्ट कितना है और फैट कितना है, इस तरीके की। या फिर वार्निंग लेबल्स जो हैं वो हम लगा सकते हैं। वार्निंग लेबल्स इस तरीके के, लाइक बड़ा बड़ा उसके ऊपर लिख दो हाई इन सोडियम। ओके, तो बंदे को देखते ही पता लग जाएगा कि भाई हाँ सोडियम के लेवल ज़्यादा है, मुझे नहीं लेना, या फैट्स के लेवल ज़्यादा है। ऐसे ही आपको ये मिलेगा रेफरेंस एंड टैक्स। ठीक, तो मतलब आप समझदार हैं, इनको ऐसा अब रटने की ज़रूरत नहीं है कौन सी कंट्री में इसको कहाँ लागू किया गया, बट समझो कि देर आर सर्टेन टाइप्स जिनकी मदद से हम जो है वो ये काम कर सकते हैं। तो आपको जस्ट एक एक लाइन में याद रखना है कि हाँ वार्निंग लेवल्स इस तरीके के लगाए जा सकते हैं, या स्टार हेल्थ रेटिंग जो है वो लगाई जा सकती है। इंडिया के अंदर में जो FSSAI है उसने भी कहा है कि भाई न्यूट्रिशन लेबलिंग जो है वो हम सिंबल बेस्ड यहाँ पर लगाएंगे। ओके, और 2018 में FSSAI ने जो है वो ड्राफ्ट रेगुलेशन रिलीज़ की, और 2022 सितंबर के अंदर में इन्होंने इन ड्राफ्ट रेगुलेशन को पब्लिश भी यहाँ पर किया, और इस लेवल को पब्लिक के लिए मैंडेटरी यहाँ पर कर दिया। मतलब अब ये लेवलिंग जो है वो देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी, और पब्लिक के लिए इसको ऑनलाइन यहाँ पर कर दिया गया। हाँ, लेकिन अभी ये जो है वो इम्प्लीमेंट होना बाकी है। जब इम्प्लीमेंट होगा तो आपको पैकेज्ड फूड के अंदर में सिंबल बेस्ड न्यूट्रिशन के जो लोगोज हैं वो देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक पूरा नेक्सस होता है पॉलिटिकल कम्युनिटी के बीच में और जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके बीच में। तो सिंपल सी बात है कि ये इतना आसान जो है वो सिनेरियो रहा नहीं जाता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारी जो न्यूट्रिशन की इन्फॉर्मेशन है वो पहले से ही इंडिया के अंदर में ऑलरेडी मैंडेटरी कर रखी हैं, बट हम कभी कभी इनका यूज़ यहाँ पर करते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि कुछ लोग जो जानते हैं कि हाँ भाई न्यूट्रिशन के लेवल्स लिखे हुए हैं पीछे की साइड छोटे छोटे, उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती। पता तो है कि हाँ इसमें लिखा हुआ है, लेकिन सॉल्ट लिखा हुआ है टेक्निकल लैंग्वेज में लिख दिया उसके आगे, तो नहीं समझ में आ रही बात। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी दिक्कत है। अब सिंबल्स का यूज़ करेंगे तो फिर काफ़ी सही रहेगा। जैसे अभी आप देखो तो वेज और नॉन वेज का सिंबल जो है वो आता है ग्रीन में और रेड में। रेड में देखते ही पता लगता है कि हाँ भाई नॉन वेज है, रेड ग्रीन में होगा तो पता चलता है वेज है। तो ये जो सिंबल्स हैं ये लोगों को जल्दी आसानी से समझ में आते हैं, तो अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो काफ़ी अब बेनिफिट जो है वो हमें इस तरीके से देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। खैर ये आर्टिकल था और काफ़ी चर्चा में है फ्रंट फूड जो लेबल्स हैं न्यूट्रिशन के, तो इस पर क्वेश्चन आना लाजमी है, और अब आप जो है वो इसको लिख पाओगे। इसके अलावा आगे लिखा हुआ है स्ट्रिपिंग CO2 ऑफ इट्स विलेनिटी। खैर इस आर्टिकल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉइंट बाय पॉइंट बता रहे हैं CO2 के लेवल किस तरीके से बढ़ रहे हैं, हमारे किसी काम का नहीं। लिखा हुआ है ब्रिजिंग द गैप फ्रॉम बेंच टॉप टू डेस्कटॉप, ये हमारे किसी काम का नहीं। और इसमें बेसिकली बायोलॉजी की या केमिस्ट्री की जो लैब्स हैं स्कूल्स के अंदर में उसको सेटअप करने की बात की गई है। और अगर हम बात करें तो DNA का जो सीक्वेंस है उसको एनालाइज करने के लिए इन सिलिको वर्ड यूज़ किया गया है। और अगर हम बात करें तो सेल से DNA के आइसोलेशन को करने के लिए वेट लैब वर्ड का यूज़ यहाँ पर किया गया है। तो वैसे एग्ज़ाम में किसी काम का नहीं हो जाता, बट ठीक है ये सब चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो दी गई हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये दोनों टेक्निक हैं, बेसिकली इन सिलिको टेक्निक है और ये वेट लैब टेक्निक है। तो आपको जस्ट याद रखना है कि भाई ये टेक्नोलॉजीज किस तरीके से मतलब किस चीज़ से एसोसिएटेड है। तो याद रखना कि DNA के आइसोलेशन को
और डीएनए के सीक्वेंसिंग से रिलेटेड जो है वो ये टेक्निक्स जो है वो निकल करके आती हैं। तो सीनियर सेकेंडरी बायोलॉजिकल लेबोरेटरी के अंदर में ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है, जहाँ पर ये टेक्निक्स जो हैं वो ये दिखाती हैं कि हम डीएनए के फंक्शंस और उससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको कितनी आसानी से समझ सकते हैं अगर हम इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर करें। ओके, नाउ व्हाट इज़ इन दिस टेक्नोलॉजी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट ये आपको याद रखना है कि हाँ देयर इज़ 2 टेक्नोलॉजीज, वेट लैब एंड इन सिलिको, और इनका यूज़ जो है वो डीएनए के फंक्शन स्ट्रक्चर उनको समझने में, सीक्वेंसिंग करने में, आइसोलेशन करने में, ये सब इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जाता है। ओके, तो ये पॉइंट है। इसके अलावा लिखा हुआ है कि बी सेफ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और इसके अंदर वही हेल्दी फूड वगैरह सब बात की गई है, ज़रूरी नहीं है। लिखा हुआ है इसके आगे पेपर थिन सोलर सेल, तो इस तरीके की सोलर सेल डेवलप की गई है बाई MIT के साइंटिस्ट यूएस के द्वारा, जो कि लाइट वेट है, और ये जो है वो आपकी एक जो सोलर सेल प्लेट यहाँ पर वर्क करती है उसी तरीके का काम जो है वो यहाँ पर ये करेगी। कोई फैंसी नाम नहीं है, इसीलिए बस भूल जाओ। इस तरीके के आगे देखें तो लिखा हुआ है फ्लेम प्रूफ लिथियम आयन बैटरीज। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि लिथियम आयन बैटरीज़ के अंदर में किसी तरीके से जो है वो आग वगैरह लग जाती है, या फिर जो है वो एक्सप्लोजन्स जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। बट अब एक और नया मटेरियल यहाँ पर डेवलप किया है जिससे कि हम लिथियम आयन बैटरीज़ को उस मटेरियल से ढक दें तो उसमें आग लगने के चांसेस जो हैं वो कम यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी उन्होंने यहाँ पर डेवलप किए हैं। और अगर हम बात करें इसमें आगे तो इसमें हमारे काम का और कुछ भी नहीं हो जाता, बट आप समझिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह या फिर जो और चीज़ें लिथियम आयन बैटरीज़ के ज़रिए चलती हैं उसमें हमें काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर होगा, और इजीली ये फायर को कैच नहीं कर पाएंगी। तो एक रैपिड डेवलपमेंट देखने के लिए मिला है, और इसके लिए ये जो सोलवेंट एंकोर्ड नॉन फ्लेमेबल इलेक्ट्रोलाइट है ये डेवलप किया गया है। आगे चलें, लिखा हुआ है कि हार्ट फेलियर मॉनिटरिंग यहाँ पर की जाएगी। और तो जो आपके फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी और उसके अंदर में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज उसके रिसर्चर्स ने एक डिवाइस यहाँ पर डेवलप किए, वियरेबल डिवाइस है। आप इसको पहनेंगे तो आपके जो हार्ट फेलियर के पैरामीटर्स हैं वो आपको मॉनिटर करते हुए दिखाई देंगे। तो इस डिवाइस का नाम है हेल्थ केयर वियरेबल डिवाइस HWD, और ये जो है वो एक तरीके से सेंसर वर्क करेगी और आपकी जो ECGs है, हार्ट रेट है, उनकी मॉनिटरिंग वगैरह सब यहाँ पर करी जाएगी। लिखा हुआ है आगे स्किन इंटीग्रेटेड वायरलेस हैप्टिक इंटरफेस डिवाइस, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे लिखा हुआ है इट इज़ अ रॉक, इट इज़ अ स्नो, इट इज़ आर्कटिक हेयर। तो यहाँ पर आर्कटिक हेयर यानी कि ये देखो ये खरगोश हैं, आर्कटिक में पाए जाते हैं, हेयर हैं। ओके, तो इनमें जो है वो बेसिकली इनके बारे में बताया है कि इतनी ठंड है और इसी ठंड में जो जीने की क्षमता है यानी कि ये इसको अडेप्ट कर चुके हैं। तो ये एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन उसको अडेप्ट करने का जो बिहेवियर है वो आर्कटिक हेयर्स ने यहाँ पर हासिल कर लिया है। ओके, तो भाई वही है इनके ऊपर, जैसे कि बाकी पोलार जो एनिमल्स हैं उनको देखें तो थिक फर होते हैं इनके। ओके, फर ज़्यादा मोटे होंगे तो सिंपल सी बात है कि ठंड कम लगेगी। शॉर्टन ईयर होते हैं, कान छोटे होते हैं ताकि एनर्जी लॉस कम हो। साथ ही साथ जो अदर बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं वो भी आपके बॉडी हीट को बचाने में मदद करते हैं। साथ ही साथ ये जो है वो स्नो के नीचे केप्स को यहाँ पर खोद लेते हैं ताकि ठंड जो है वो और कम यहाँ पर लगे। ओके, प्लांट्स को जो है वो कंज्यूम करते हैं फेवरेट फूड के रूप में, बेरीज और लीव्स को भी ये जो है वो कंज्यूम करते हैं। बाकी इससे ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। ये इमेजेस दी गई हैं, ये आर्टिकल ख़त्म। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिर यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ पजल्स और कुछ पेंटिंग्स, और उसी के साथ ये लास्ट पेज है, 63 पेज आप लोगों के सामने है। तो इसी के साथ ये वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है। इससे ज़्यादा कुछ भी हमारे काम का नहीं। अगर आपको लगता है कोई सा आर्टिकल काम का है तो उसको आप खुद से कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।